गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 8th क्लास के एसएस हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उन्हीं को विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो कृषि व्यवस्था थी वो क्या थी, भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से थी और कृषिगत जो ढांचा है वो काफ़ी जो गवर्नर जनरल थे उसके कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रकार से रहा था। भारत में जो अंग्रेज़ यहाँ भारत में आए थे वो किसके उद्देश्य से आए थे? व्यापार के उद्देश्य से आए थे। सबसे ज़रूरी ये बात कि कोई भी जो व्यापारी है वो किसी दूसरे देश के अंदर किस उद्देश्य से आता है और वहाँ की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके बारे में पहले उसको अच्छी प्रकार से जानता है। यही वाक्य जो है वो किसके साथ रहा था? ब्रिटिश शासकों के दौरान। यानी जो ब्रिटिश शासक थे जब वो भारत आए थे तो उस समय भारत के अंदर क्या थी? राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब क्या होता है? यानी भारत के अंदर जो शासक उस समय राज करते थे या शासन करते थे उसमें क्या है, आपसी जो संबंध थे, आपसी संबंध वो क्या थे? अच्छे नहीं थे। यानी वो सभी शासक एक दूसरे से क्या है, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो लड़ते रहते थे। तो जब भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासक थे वो व्यापार के लिए आए थे तो उन्होंने यहाँ की जो राजनीतिक अस्थिरता को देखा और यहाँ पे अपने जो व्यापार को क्या है, अपने व्यापार को बढ़ाने की सोची। उन्होंने अपने व्यापारिक उद्देश्य को यहाँ पे क्या बना दिया था? स्थिर बना दिया था। तो उन्होंने कुछ जो नए अधिगृहित जो प्रांत थे उन्होंने प्रशासन में एक क्या है, कुशल तंत्र विकसित किया और एक मजबूत जो सेना है उसका भी उन्होंने प्रबंध किया था। तो जब ब्रिटिश शासकों ने यहाँ पे शासन करने की सोची तो उनके सामने कई प्रकार की जो है समस्याएं थी। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व तंत्र। राजस्व तंत्र यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है राजस्व, यानी राज्य की आय। यदि राज्य की आय अच्छी है और वहाँ की जो धन संपदा है वो क्या है, अच्छी है, तो उस राज्य को चलाना क्या होता है? आसान होता है। तो राजस्व जो तंत्र है इस दौरान जो प्रशासनिक इकाइयाँ सेना के जो रख रखाव थे, यानी सेना का प्रबंध करना, सेना का रख रखाव और उनके जो खर्चे हैं उसके लिए क्या है, अंग्रेजों ने जो है वित्तीय जो संसाधन थे, किसको? वित्तीय संसाधन, यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो आर्थिक संसाधन है उसकी आवश्यकता होती है। तो उन्होंने अपने वित्तीय संसाधनों को क्या करना शुरू कर दिया था? बढ़ावा देना, यानी बढ़ाना शुरू कर दिया था। और ये जो वित्तीय संसाधन है वो किस पर डिपेंड करते थे? 3 प्रकार की जो क्रियाओं पे या 3 प्रकार से किया गया था इनका प्रबंध। वो क्या था? पहले था व्यापार को बढ़ाना, यानी वो अपने व्यापार को जितना अधिक बढ़ाएंगे उतने जो वित्तीय संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, उनके अधिक होंगे। दूसरा था भारत से कच्चा माल, यानी कच्चा माल जो है वो खरीदना और उसको क्या है, इंग्लैंड में ऊंची कीमतों पर बेचना।
कीमतों में बेचना। अब इससे क्या होता था, जो यहाँ भारत के अंदर जो कच्चा माल प्राप्त होता था वो क्या मिलता था, सस्ता प्राप्त हो जाता था, और उसी माल को तैयार माल में बदलकर उसको इंग्लैंड के अंदर क्या है ऊंची कीमतों में बेचा जाता था। इससे क्या है, भारत के अंदर जो माल है कच्चा वो आसानी से प्राप्त हो जाता था, यहाँ से जो मजदूर थे वो भी क्या है आसानी से मिल जाते थे, और कम जो है मजदूरी पर यहाँ से उनको प्राप्त होता था, और इससे क्या है वो ऊंची कीमतों पर आगे तैयार माल को बेचते थे, तो उनसे काफ़ी मात्रा में उनको जो है मुनाफा होता था। इसके बाद में तीसरा था जो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांतीय जो गवर्नर थे उनसे क्या है राजस्व व्यवस्था करना। राजस्व यानी राजस्व एकत्र करना, यानी किसी भी राज्य के अंदर जो कर की जो व्यवस्था होती है, जो लगान जो लगाया जाता है राज्य के ऊपर, उसको कौन वसूली करता था, राज्य का गवर्नर। तो ये 3 प्रकार के जो कार्य थे, जो भूमि का जो राजस्व है वो गवर्नरों के द्वारा इकट्ठा किया जाता था। तो इसलिए ये क्या है व्यापार को अतिरिक्त जो राजस्व के विभिन्न जो स्रोत थे इस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो ये था राजस्व तंत्र, जिसमें 3 प्रकार की जो है व्यवस्थाएं की गई थी। जो प्रशासनिक इकाई है, सेना के रख रखाव में व्यापार को पहले बढ़ाया था उन्होंने, फिर बाद में कच्चे माल को खरीदा और उसको तैयार माल में बदलकर ऊंची कीमतों पर इंग्लैंड में बेचा जाता था। तीसरा था प्रांतीय जो गवर्नर होते थे, वो जो भूमि का जो राजस्व है यानी भूमि पर लगने वाला जो लगान होता है उसको ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करते थे। अब इसके बाद में आते हैं राजस्व तंत्र के बाद में कंपनी के हाथ में क्या लग गया था, दीवानी। कंपनी दीवान के तौर पर यानी जो दीवानी प्राप्त होती है, यानी कुछ दीवान नियुक्त किए जाते थे जो कंपनी के द्वारा किए जाते थे। 1765 के अंदर 1765 में लॉर्ड क्लाइव जो क्या है वहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने आलमगीर द्वितीय उससे क्या था 3 राज्यों की यानी 3 स्टेट के उन्होंने क्या है जो है दीवानी प्राप्त कर ली थी। कौन कौन से थे, उसमें थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है वो आलमगीर जो द्वितीय था उसने लॉर्ड क्लाइव को प्राप्त कर दी थी। अब जो दीवानी होती थी उसमें क्या होता था, लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पे 2 क्या कर दिए थे, दीवान नियुक्त कर दिए थे। दीवान का मतलब होता है इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ का जो व्यापार का क्षेत्र होता है, व्यापार का जो अधिकार होता है, राजस्व की जो व्यवस्था होती है उसकी देखभाल करने के लिए 2 विशेष व्यक्ति जो है वो उन्होंने नियुक्त किए थे, जिन्हें क्या बोला जाता था, दीवान बोला जाता था। अब क्या था, कंपनी जो है इस दीवानी के बदले, इसके बदले में कंपनी क्या है आलमगीर द्वितीय को कितने लाख रुपए देती थी, 26 लाख रुपए भुगतान करती थी। 26 लाख का भुगतान जो है कंपनी किसको किया करती थी, आलमगीर द्वितीय को। इससे क्या जो दीवानी के तौर पर जो कंपनी का जो क्षेत्र था यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने दीवानी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जो राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो उनको मिल गया था, और उन्होंने क्या किया था, अधिक से अधिक जो है कर यानी लगान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कर लगाना। क्योंकि जो 26 लाख रुपए उनको
आलमगीर जो द्वितीय है उसको दिए जाते थे, तो उन्होंने अधिक मुनाफे के लिए जो जमींदार होते थे, जो किसान होते थे, उस पर क्या होता था, ज़्यादा जो है लगान का जो दबाव है वो पड़ता था। इससे क्या है कई प्रकार के जो है दुष्परिणाम या जो विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि जो लगान वसूल करने वाले अधिक से अधिक जो है राजस्व जो इकट्ठा करने की सोचते थे, और वो जो किसानों की जो भूमि होती है उस पर क्या है विशेष प्रकार का कोई ध्यान नहीं देती थी। इससे जो गरीब मजदूरों का जो क्या होने लगा था, शोषण होने लग गया था। और कुछ जो गरीब लोग थे वो क्या है जंगलों में भाग जाते थे, कुछ उन्होंने अपने जो भूमि का जो उत्पादन था यानी अनाज का कृषि करना जो कार्य है वो छोड़ दिया था, कुछ क्या है लुटेरे बन जाते थे। तो इस प्रकार जो कारीगर होते थे उसमें क्या है काफ़ी मात्रा में कमी आ गई। कारीगरों से जो भारतीय जो वस्तुएं होती थी वो क्या है कम दामों पे खरीदी जाती थी, और यूरोप में उनको क्या है ऊंचे दामों में बेची जाती थी। अब इसका एक जो प्रभाव है वो क्या पड़ा था, जो रेशम के कारीगर थे, रेशम कारीगर जो थे वो क्या हो गए, कम हो गए। और उन्होंने जो कंपनी के वहाँ पे जो दीवान नियुक्त किए जाते थे, उन्होंने रेशम कारीगरों से क्या है अधिक से अधिक उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ 1770 के अंदर यानी 1770 के अंदर जो एक भूखमरी पैदा हो गई थी, जिससे क्या है काफ़ी मात्रा में जो है जनता है वो मर चुकी थी, यानी लाखों जो लोग हैं वो मर गए थे। और जब यह जो भूखमरी थी वो कहाँ आई थी, बंगाल के अंदर। यहाँ की जो 1/3 जो जनसंख्या है वो क्या है इस अकाल के कारण यानी भूखमरी के कारण मर गई थी। अब हम चलते हैं दीवानी के अधिकार के बाद में जो पंचवर्षीय व्यवस्था है, पंचवर्षीय व्यवस्था। अब देखिए जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था 1772 के अंदर 1772 में राजस्व की पंचवर्षीय व्यवस्था जो है वो शुरू की थी। पंचवर्षीय व्यवस्था। अब पंचवर्षीय व्यवस्था जैसे नाम से ही पता चलता है कि 5 साल के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती थी, जिसमें क्या है जो लोग अधिक बोली लगाते थे यानी जमीनों की जो अधिक बोली लगाते थे उन्हें क्या है नीलामी, जो दीवानी की जो नीलामी है वो दी जाती थी उनको। जिसकी जो कीमत ऊंची कीमतें लगाते थे उन्हें जो भूमि है वो जमींदारों को अधिक बोली लगाने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें क्या है ये ज़मीनें दे दी जाती थी। और इन दीवानी जो प्राप्त करते थे उन पर निगरानी जो है रखने के लिए 6 जो काउंसिलें बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? 6 प्रकार की जो है काउंसिल बनाई गई थी। यह जो व्यवस्था है वो क्या है अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि नीलामी की जो प्रक्रिया होती थी वो क्या है पारदर्शी नहीं होती थी। पारदर्शी का मतलब क्या है सही तरीके से नहीं होती थी। इसमें भी क्या है कई प्रकार की जो है समस्याएं पैदा होती थी, जिससे ये जो योजना है वो क्या है काफ़ी नुकसानदायक रही। और राज्य द्वारा जो राजस्व की मांग है भूमि से जो की जाती थी, तो जितना जो राजस्व इकट्ठा होता था यानी जो राजस्व लगाया जाता था वो भूमि की जो मूल कीमत होती है, भूमि की वास्तविक जो कीमत होती है उससे क्या होता था अधिक होता था। वास्तविक कीमत से
जो लगान होता था या जो भू राजस्व की व्यवस्था होती थी वो अधिक होती थी, जिससे क्या है लगान वसूली के दौरान दीवान है जो अधिक कठोरता जो है अपनाते थे। और 1776 के अंदर जो है ये व्यवस्था क्या है वापिस वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये व्यवस्था वापिस ले ली गई। इसके बाद में लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने एक व्यवस्था लागू की थी 1790 के अंदर 1790 में, जिसे क्या नाम दिया गया था, डेसिनियल व्यवस्था, डेसिनियल व्यवस्था। अब ये जो व्यवस्था है इसी को जो 1793 के अंदर किसका नाम दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त। किसका नाम दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त का जो नाम है वो इसको 1793 में दिया गया था। और ये लागू किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। इस व्यवस्था के अंदर क्या था, जो लगान है वो क्या है 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता था, स्थायी कर दिया जाता था या निश्चित कर दिया जाता था। अब जमींदारों को जो जमीन जो होती थी, यानी जो भूमि होती थी उस पर जो जमींदारों को क्या दिया गया था, 10 वर्ष के लिए क्या है मालिकाना हक दे दिया गया था। यानी जो ज़मीनें होती थी उन किसानों को सौंप दी जाती थी और उनसे क्या है 10 वर्ष के लिए जो है निश्चित लगान है वो लिया जाता था। अब निश्चित लगान कितना था, जितनी कीमत होती थी उसका जो है 89%, 89% जो किराया जो होता था वो राजस्व की पुरानी कमेटी किसके नाम, राजस्व बोर्ड के नाम पर रख दिया गया था। राजस्व बोर्ड इसका नाम है वो बदल के रख दिया गया था और 89% जो है भाग है उसका उसके रूप में या जो राजस्व के रूप में इकट्ठा किया जाता था। और 1793 में इसको स्थायी बंदोबस्त के लिए बदल दिया गया। जो जमींदार होते थे वो इस कुल राशि की 89% को छोड़कर जो 11% जो राशि थी वो क्या है राज्य को राजस्व में 89% देने के बाद में 11% जो भाग है वो क्या है अपने पास रख लेते थे, अपने पास वो रखते थे। इससे क्या था, जो व्यवस्था थी वो उत्पादन से परे जो नियमित आय जो है वो राज्य की होती थी। और कंपनी क्या सोचती थी भी 10 वर्षों के लिए ये जो व्यवस्था की गई है इससे क्या हो जाता था भी 10 वर्ष तक जो राज्य की है वो क्या है निश्चित आय हो जाएगी, किसी भी प्रकार के जो अव्यवस्था नहीं होगी। आय की जो है राज्य की जो आय है या राजस्व जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। इससे क्या है सालाना जो खर्च होते हैं उससे भी क्या है कंपनी बच जाएगी, यानी बार बार जो राजस्व की जो व्यवस्था है वो नहीं करनी पड़ेगी। सालाना जो है राजस्व को वसूलने के लिए जो प्रयास किए जाते थे उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या था इस व्यवस्था में भी क्या है नई जो है समस्याएं पैदा हो गई थी। समस्याएं क्या थी, जो अमीर लोग थे वो क्या हो गए ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब लोग थे वो क्या हो गए ज़्यादा गरीब हो गए। तो अमीर और गरीब के बीच में जो दूरियां थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और कुछ अकाल के दिनों में यानी जिस समय बरसात नहीं होती थी या सूखा पड़ता था उस दौरान भी क्या है जो राजस्व होता था वो क्या था निश्चित होता था, चाहे किसान को की फसल हो या न हो उसे राजस्व चुकाना पड़ता था, जो किसी भी किसान के लिए क्या है सबसे बड़ी समस्या थी। और इन किसानों को क्या होना पड़ता था, जो सामंत जो लोग थे यानी जो
जमींदार लोग, बड़े जो जमींदार लोग थे, इस पर आश्रित होना पड़ गया था। जमींदार क्या थे, अधिक ब्याज पर उनको पैसा देते, और इससे क्या है, जो उनकी पुश्तैनी जो ज़मीन होती थी, जो मालिकाना हक कंपनी के द्वारा उनको दिया जाता था, वो उनसे सस्ते दामों पर क्या ली जाती थी, खरीद या छीन ली जाती थी। तो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो किन किन राज्यों में हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। कहाँ थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये व्यवस्था है वो लागू की गई थी। अब इसके बाद में आता है, और कुछ एक जो भाग थे, किसका था? कर्नाटक का भी क्या है, इसमें कुछ एक भाग जो था। तो इसमें जो भारत की जो ब्रिटिश कंपनी थी उसमें 19% जो भाग है वो इस व्यवस्था के दौरान जो क्षेत्र है वो आता था। इसके बाद में एक व्यवस्था लागू की गई थी, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था। अब देखिए, जैसा कि नाम जो होता है महल, महल किसको बोला जाते थे? महल बोला जाता था किसानों को। किसको बोला जाता था? किसानों को, या जो छोटे जो जमींदार थे। तो कंपनी को जो है अपने खर्चे चलाने के लिए क्या है, अधिक धन की जो है आवश्यकता होती थी। इसलिए जो धन जो है उनको कहाँ से प्राप्त होता था? वो मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता था? जो भू राजस्व होता है, यानी भू राजस्व यानी भूमि से जो कर या लगान जो प्राप्त होता था उससे प्राप्त होता था। तो ये कंपनी ने क्या है, 1822 के अंदर, 1822 के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब, मध्य प्रांत और पंजाब के अंदर क्या है, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस प्रणाली के जो अंतर्गत ब्रिटिश भारत है उसका क्या है, 30% जो क्षेत्र है इस व्यवस्था के दौरान आता था। तो राजस्व जो है बंदोबस्त क्या है, गांव या गांव का जो एक समूह है उसकी क्या बनाई जाती थी, इकाई बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? एक इकाई बनाई जाती थी, और उनसे जो है ये कर है वो इकट्ठा किया जाता था। अब एक ब्रिटिश जो सचिव थे जिनका नाम था होल्ट मैकेंजी। क्या नाम था? होल्ट मैकेंजी जो है उनका नाम था। होल्ट मैकेंजी ने क्या है, उत्तरी भारत में जो गांव के महत्व को क्या है उन्होंने महसूस किया था। वो क्या थे, उनका विचार था भी गांव की जो ज़मीन है, गांव की जो ज़मीन है वो किसकी होनी चाहिए? उन किसानों की होनी चाहिए और उन जमींदारों की होनी चाहिए। इसलिए जो भू राजस्व का जो भुगतान है वो भी क्या है, कौन किसके दौरान किसको सौंपा गया था? ग्रामीण जो समुदाय था उसको सौंप दिया गया था। ग्रामीण समुदाय जो है वो इस कर को इकट्ठा करने के लिए, या जो राजस्व है, राजस्व को इकट्ठा करने का जिम्मा किसको सौंपा गया था? ग्रामीण समुदाय को। ये उनकी जिम्मेवारी है। एक उचित और न्याय बंदोबस्त हेतु जो है गांव-गांव का दौरा किया गया, और जो भूमि थी, भूमि की जांच की गई थी। भूमि जांच की गई थी, और हर राज्य के अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर भूमि थी उसी प्रकार से क्या है, लगान की जो है व्यवस्था की गई थी। तो 1822 में 1822 में क्या है, रेगुलेशन के अनुसार राज्य की जो 95% जो है वो किराए की मांग की गई थी। किराया होता है यानी ज़मीन का जो ठेका दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? किराया के बोला जाता था।
तो राज्य ने यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने क्या है 95% जो है कर की व्यवस्था के लिए उनसे जो है किराया मांगा था। लेकिन जो 95% जो किराया है वो क्या है, ज़मीन की जो वास्तविक कीमत थी या क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता था, क्योंकि 5% जो है वो किसानों के पास इसमें बचत होती थी। लेकिन 5% में किसानों को अपनी उपज को उपजाने के लिए क्या विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता थी, खाद, जल और सिंचाई की जो आवश्यकता थी, तो इससे उनके जो खर्चे हैं वो क्या है पूरे नहीं होते। इसलिए यह जो व्यवस्था थी वो भी क्या है सही तरीके से सिरे नहीं चढ़ पाई। तो ये थी राजस्वतंत्र कंपनी, जो डेनियल व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और जो पंचवर्षीय व्यवस्था। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रियायत वाली जो व्यवस्था है, रियायत यानी जो किसान होते थे उनकी जो व्यवस्था की थी उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।